नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आप सभी का एक बार भाई फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, यानी जो हमने हरियाणा पुलिस के लिए और जो सिटी मेंस के लिए और साथ साथ जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है, तो उसी को देखते हुए हमने जो इंडिया जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यानी इसमें हम सभी के सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण यह सीरीज़ रहने वाली है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। यानी नीचे जो 4 कथन दिए हैं उनमें से पूछा है कि कौन सा जो सहायक संधि की विशेषता इनमें से नहीं है। पहला है देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। तो यह जो कि सहायक संधि की एक विशेषता थी। वहीं देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी इनके अधीन होगी, तो यह कथन गलत हो जाता है। यानी सहायक संधि में यह विशेषता नहीं थी कि कंपनियां किसी भी देशी रियासत की आंतरिक शासन पर कार्य करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनकी सहायक संधि में यह विशेषता नहीं थी। बाकी उनकी कंपनी निजी कंपनी के अधीन होगी देशी रियासतें, तो यह भी कथन में था। और वहीं ऑप्शन डी में पूछा है कि कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तो यह भी उसकी सहायक संधि में विशेषता दी गई थी। सिर्फ आंतरिक शासन की जो बात की गई थी यह इस सहायक संधि में नहीं की गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो वर्नाकुलर एक्ट जो कि स्टार्ट किया गया था उसके तहत कौन से समाचार पत्र पर कार्यवाही की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी जो भारत महिर नाम से जो समाचार पत्र था उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से कार्रवाई की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भारत महिर समाचार पत्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो बाल हत्या प्रथा की बात करें तो किसके राज में अधिक थी, यह आपसे पूछा है। यानी कौन से प्रेसिडेंट्स यानी कौन से शासन में यह सबसे अधिक थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बंगाल का प्रेसिडेंसी थी उसमें, यानी जो बंगाल की रियासत थी वहाँ पर बाल हत्या प्रथा सबसे अधिक थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र की बात करें तो यह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के संबंध से
यह षड्यंत्र माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी के संबंध में रेशमी रुमाल षड्यंत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के लिए कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो नीचे 4 कथन दिए हैं और उनमें पूछा है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही कथन नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है कि यह एक बंद तंत्र है। तो इसका पहला कथन ही असत्य हो जाता है, यह बंद नहीं एक खुला तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की कथनों पे बात कर लेते हैं। तो इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह विषय भी सत्य है। और अगला है यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है और यह एक कार्यशील इकाई है। तो यह तीनों कथन सत्य हैं, केवल 1 नंबर कथन असत्य है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह बंद तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट की बात की गई है कि इनमें से कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पश्चिमी घाट है उसे प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि किस चक्कर के संचालन में सौर वीकेंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कौन सा चक्कर होता है जिसके संचालन में सौर वीकेंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जल चक्कर होता है उसमें सौर वीकेंड की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री के रूप प्रवेश पर अनुमति कहाँ दी थी। तो पूछा है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी संगति में भिक्षुणी या स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। यानी गौतम बुद्ध ने जो 4 संगतियाँ हुई थी उसमें पूछा है कि कौन सी संगति में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी उसमें स्त्रियों के प्रवेश पर अनुमति दे दी गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाली में। और के तो पहली संगति की बात करें तो यह राजगीर में हुई थी, वहीं दूसरी संगति की बात करें तो यह वैशाली में हुई थी, और तीसरी की बात करें तो यह पावपुरी में हुई थी, और वहीं चौथी की बात करें तो यह कुंडलवन में हुई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि वैशाली दूसरी बौद्ध संगति यहाँ पर की गई थी, तो इसी में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी जो राजस्थान का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। और राजस्थान के ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो कि दैनिक तापांतर है वह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है
जिसमें उपसौर की घटना होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। यानी उपसौर में पृथ्वी सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है, तो यही उपसौर माना जाता है। तो 3 जनवरी को उपसौर, इसीलिए 3 जनवरी को सबसे अधिक सर्दी मानी जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा हानिकारक यानी विनाशकारी होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो एल तरंगे होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। बात करें 3 जनवरी को जो पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है, तो यह इसी दिन, इसीलिए इसमें सबसे अधिक गर्मी की इसे माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यानी नीचे 4 सीमा क्षेत्र दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सी रेखा इनमें से सही सुमेलित है। तो रेड क्लिफ की बात करें तो यह भारत और चीन के मध्य है, तो यह गलत हो जाता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। वहीं डूरन रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से सही जवाब की बात कर लेते हैं तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैगिनोट जो रेखा है यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल ऑप्शन नंबर 3 वाली रेखा सही सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह एंडीज जो कि पर्वत श्रृंखला है यह सबसे लंबी मानी जाती है। तो एंडीज श्रृंखला की बात करें तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका है, न कि अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे लंबी मानी जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो यानी वह कौन सा अधिनियम था जिसमें केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो उस अधिनियम के बारे में आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा के गठन की बात करें तो वह कौन सी योजना थी, उसके आधार पर इसका गठन किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसके आधार पर ही भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो अंतरिम सरकार के गठन की बात करें तो यह कौन सी सन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी आपके सामने 2 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यह कथन सत्य हो जाता है, यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वह राज्य सूची में कानून बना सकता है। वहीं दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी
संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। तो यह कथन भी सत्य हो जाता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके उपरांत जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो वह भी प्रभावित रहते हैं। तो इसीलिए इस कथन के दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्न में से किससे है। तो अनुच्छेद 54 की बात की गई है कि इसका संबंध कौन से किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दी जाती है। तो इसलिए यह कथन गलत हो जाता है कि किसी भी राज्य जो यूपीएससी होती है उसमें राज्य से संचित निधि से पैसा तो दिया जाता है, जबकि पेंशन का पैसा भारत संचित निधि से नहीं दिया जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के लिए नीचे 3 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो उपयुक्त में से हमें गलत कथन की बात की गई है, पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला कथन है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। तो यह कथन गलत हो जाता है। वहीं अगला है इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो यह कथन सत्य हो जाता है। वहीं इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो यह कथन भी गलत हो जाता है। इसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और इसमें 2 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल एक और 3 नंबर कथन है जो कि गलत है और बाकी 2 नंबर कथन एकदम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करें तो इनमें से कौन सा है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है, यानी नीचे 4 उपकरण दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो यह आरबीआई की मौद्रिक नीति में शामिल होते हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण ये तीनों माने जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह तीनों उपकरण मौद्रिक नीति में लागू किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यह आपसे पूछा गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य प्रसंस्करणों को ही बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित कौन सी समिति है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनके सिंह की जो समिति है वह एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एनके सिंह की समिति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में
भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ऐसे कौन सा संस्थान है जो एमएसपी के लिए भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि लागत एवं क्रय मूल्य आयोग के द्वारा ही भारत सरकार में सिफारिश की जाती है एमएसपी मूल्य के लिए। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष की बात करें तो इसका संबंध किससे था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीता अध्यक्ष मुख्य रूप से भूमिकर का एक विभाग था। तो इसका संबंध भूमिकर विभाग से हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीता अध्यक्ष मुख्य रूप से भूमिकर विभाग से संबंधित था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के बारे में बात करें तो इसका इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि राजतरंगिणी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि राजतरंगिणी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन किया गया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि राजतरंगिणी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है सिजदा और पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो सिजदा और पेबोस की बात करें, यानी सिर झुकाना और पैरों की चूमने की प्रथा किसके शासनकाल में हुई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन के शासनकाल में सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत की गई थी। यानी इसमें जो शासक होता है उसके सामने झुकना होता है और उसके पैर चूमने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन के शासनकाल में इन प्रथाओं की शुरुआत की गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि उत्बी कौन था। तो इसमें पूछा है उत्बी कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्बी एक इतिहासकार था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इतिहासकार। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसमें पूछा है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी नीचे 4 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है शेरशाह ने बेलग्राम युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की गई थी। तो यह कथन सत्य हो जाता है। वहीं शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। आगे लिखा है कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यह कथन गलत होगा। वहीं चौथे कथन की बात करें कि शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदर गज का उपयोग किया गया था। तो यह क्वेश्चन भी राइट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है। केवल यही कथन असत्य है, बाकी सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने अमुक्तमाल्य पुस्तक की रचना की थी। तो अमुक्तमाल्यदेह पुस्तक की बात करें तो यह किस शासक के द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्तमाल्यदेह पुस्तक की रचना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया था। तो सबसे अधिक समय तक किस सुल्तान ने शासन किया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया गया था।
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोधी के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पदार्थ के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो केंद्रक में बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है। तो ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं यह ग्रेना में संपन्न होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हेलोफाइट होता है। तो हेलोफाइट के बारे में पूछा है कि यह क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी वे पौधे जो लवणों द्वारा मिट्टी में उगते हैं। तो इसे हम हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं, यानी जो लवणों द्वारा मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को ही हम हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इसके टेस्ट के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपके सामने 4 कथन दिए हैं। पहला है पीसीआर, दूसरा है रीपा, तीसरा है CD4 और चौथा है एलिसा। तो इनमें से एड्स के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो हो जाते हैं पीसीआर, CD4 और एलिसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इस कथन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1, 3 और 4, यानी पीसीआर, CD4 और एलिसा जो टेस्ट हैं वो एड्स के लिए किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ऐसा रुधिर का कौन सा वर्ग है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और जो बी वर्ग है, यानी जो ए बी वर्ग है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो यह एक संयुक्त है जिसे आप ए और बी तो ए बी वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है। तो यानी डीपीटी में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पीलिया है यह डीपीटी वैक्सीन में नहीं आता है, बल्कि डिप्थीरिया, प्यूटिसिस और टिटनस ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पीलिया इस वैक्सीन में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। तो इसके आवेश किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो इसका आवेश होता है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉनों के बराबर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा है कि न्यूटन के किस गति के नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है।
तो बल के व्यंजक की बात करें यानी F बराबर m में जो सूत्र दिया गया था वह न्यूटन के कौन से नियम से उत्पादित होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है यानी न्यूटन के जो दूसरा नियम था उसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी न्यूटन के दूसरे नियम में ही F बराबर m में सूत्र का उत्पादन किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कार्बन पदार्थ हैं, इनकी प्रतिरोधकता बढ़ने से तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा है। तो प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो ये आपसे पूछा है और इससे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ताप बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक की बात करें तो यह कौन से तत्व की होती है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पोलिनियम होता है उसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलिनियम। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा है कि ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन की बात करें तो यह किसका मिश्रण होता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो होता है उसे हम ग्रेफीन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप होता है उसे ग्रेफीन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 46, जिसमें पूछा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपके सामने जो 4 संस्थान दिए हैं और आगे उनसे संबंधित शहर दिए हैं और पूछा है इनमें सही सुमेलित कौन सा है। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। तो पहला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि गांधीनगर में स्थित हो जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह गांधीनगर में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की बात करें तो यह मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। तो इसीलिए इसका सही हो जाता है ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो यह कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा है कि पंचरात्रा का संबंध किस धर्म से है। तो पंचरात्र की बात करें तो इसका संबंध कौन से धर्म से है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचरात्रा का संबंध वैष्णव धर्म से हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक भारतीय हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी वेंकटरमन रामकृष्णन, जिसे रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य से रहने वाली है। तो शिवांगी स्वरूप की बात करें तो उनका संबंध कौन से राज्य से है, यह आपसे पूछा है। तो उनका संबंध हो जाता है बिहार राज्य से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। चलिए आगे हम थोड़े से वेदों पर बात कर लेते हैं, यानी भारत में कुल 4 वेद हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार पूछा है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले कौन होते हैं, तो वह होत्र कहे जाते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र आया हुआ है, तो यह तीसरे मंडल में पूछा गया है। वहीं इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सोम देवता का 9वें मंडल में उल्लेख है। तो इस वेद के 10वें मंडल में बात करें तो 4 वर्ण दिए हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्णों की बात कौन से मंडल में की गई है, तो यह 10वें मंडल में की गई है। वहीं आगे बात करें तो इस वेद में इंद्र के लिए 250 यानी 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रचना की गई है। तो यानी इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं इसमें रचना की गई है। वहीं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है। तो गोत्र शब्द के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। यदि इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग कौन से वेद में किया गया है, तो यह ऋग्वेद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की बात करें तो इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को हम अधर्व्यू कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। तो यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। तो यज्ञ के बारे यजुर्वेद में मिलता है। तो याद करने के लिए आप यह को यह से याद रख सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसे याद कर सकते हैं। तो इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद जो है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामवेद की। तो इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम उद्रात के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है सामवेद को पढ़ने वाली ऋचाओं को उद्रात के नाम से जानते हैं। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो संगीत की बात कौन से वेद में की गई है, तो यह सोमवेद में की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की बात करें, इसके वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि औषधि का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो यह अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं सम्मति की जो प्रजापति की पुत्रियां थी उनका भी उल्लेख मिलता है। तो आगे बात करें कि वेदों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल 4 वेद हैं। और वेदांग की बात करें तो कुल 6 वेदांग हैं। और पुराणों की संख्या की बात करें तो कुल 18 पुराण हैं। और वहीं उपनिषदों की बात करें तो कुल 108 उपनिषद हैं। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन और एक ऋग्वेद के बारे में जो वेद हैं 4 उनके बारे में भी इसमें बात की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही सोल्व किया है। आगे भी ऐसे ही हमारे जितने भी आगे प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें हम सभी के सभी इंडिया, जीके और साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कराएंगे, जिससे आपके आगामी आने वाली सभी एग्जामों के लिए हेल्प हो सके। कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं अपना सुझाव कि हमारा यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।